नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर सल्ट उपचुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सल्ट उपचुनाव में महेश जीना होंगे बीजेपी प्रत्याशी, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सल्ट उपचुनाव को लेकर माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी महेश जीना को बनाया जा सकता है। बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता रहे हैं, महेश जीना पर बीजेपी दांव खेल सकती है। महेश जीना का नाम तकरीबन तय माना जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा होना बाकी है, औपचारिक तौर पर इस बात का ऐलान किया जाना बाकी है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सल्ट उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से महेश जीना को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि महज औपचारिक घोषणा होना बाकी है। लगभग महेश जीना का नाम तय माना जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, जहां पर सल्ट उपचुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दलों की तरफ से अपनी ताकत झोंकी जा रही है। सल्ट उपचुनाव को लेकर अब बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि बीजेपी महेश जीना को अपना प्रत्याशी बना सकती है। तकरीबन उनका नाम तय माना जा रहा है। हालांकि औपचारिक ऐलान होना बाकी है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सल्ट उपचुनाव में महेश जीना को प्रत्याशी बनाया जाना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इस बात की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सल्ट उपचुनाव को लेकर बीजेपी महेश जीना पर अपना दांव खेल सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी सल्ट उपचुनाव के लिए महेश जीना को अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। महेश जीना का नाम करीब तय माना जा रहा है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई, औपचारिक ऐलान इस बात का नहीं किया गया, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक सल्ट उपचुनाव के लिए महेश जीना का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। दिवंगत बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना का नाम इस सूची में सबसे ऊपर है। हालांकि कई नाम और भी हैं जिनको लेकर चर्चा हुई है, विचार विमर्श हुआ है, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सल्ट उपचुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो यही है कि महेश जीना को बीजेपी उम्मीदवार घोषित कर सकती है। और माना जा रहा है कि करीब महेश जीना का नाम पार्टी की तरफ से तय किया जा चुका है। हालांकि औपचारिक घोषणा अभी होनी बाकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उससे लगभग ये माना जा रहा है कि महेश जीना पर दांव खेलेगी बीजेपी सल्ट उपचुनाव के लिए। बड़ी खबर इस वक्त आपको बताया, दिवंगत बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के भाई हैं महेश जीना। सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद ये सीट रिक्त हुई थी जिसमें उपचुनाव कराने जाने हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, महेश जीना का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर माना जा रहा है। और कहा जा रहा है कि करीब महेश जीना का सल्ट उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से बनना तय माना जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी घोषणा होना बाकी है, औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाना बाकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी महेश जीना पर अपना दांव खेल सकती है। दरअसल बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन की वजह से सीट खाली हुई थी, और अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक महेश जीना पर बीजेपी दांव खेल सकती है। चंद्रमोहन हमारे संवाददाता है, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल पा रही है कि महेश जीना पर बीजेपी दांव लगा सकती है, इस खबर में कितनी सच्चाई? अक्षय, देखिए, कल जो है कोर कमेटी की बैठक हुई थी और उसमें सभी कोर कमेटी के जो सदस्य हैं वो सभी मौजूद थे, और करीब 1 घंटे तक जो नाम है उपचुनाव को लेकर उस पर मंथन किया गया था। लेकिन शुरू से ही जब से उपचुनाव की बात चल रही है, जो सुरेंद्र सिंह जीना के भाई हैं महेश जीना, उनका ही नाम सबसे पहले सामने आ रहा है। और जो हालांकि जो पैनल है वो 6 लोगों का भेजा गया है केंद्रीय नेतृत्व के पास, पार्टी हाईकमान के पास, लेकिन अगर हम देखते हैं सबसे ज्यादा अगर संभावना है तो वो महेश जीना की ही है, और कुल मिलाकर नाम उन्हीं का फाइनल होगा। और आज या कल में कभी भी पार्टी हाईकमान से जो है हरी झंडी मिलते ही यहाँ नाम डिक्लेयर हो जाएगा। और उपचुनाव का जो कार्यक्रम है वो भी चुनाव आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है। 17 अप्रैल को चुनाव होना है और 23 तारीख की जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो आज 21 तारीख हो गई है, अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। आज या कल में नाम जो है वो तय करना है। इसीलिए कोर कमेटी की बैठक भी कल 3 दिन पहले चुनाव का नामांकन जो है वो शुरू होने से 3 दिन पहले की गई। तो ज्यादा मंथन इसलिए नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि जो सुरेंद्र सिंह जीना है वो एक लोकप्रिय विधायक थे, अपने क्षेत्र में वो काफी जाने जाते थे काम को लेकर, और एक युवा विधायक थे।
और अच्छे काम उन्होंने अपनी विधानसभा में किए थे। साथ ही उनको जो कार्य है एक विधायक के तौर पर जो उनको भूमिका निभानी होती है, उसकी भी बड़ी अच्छी समझ उनको थी और बड़े पैमाने पर उन्होंने अपनी विधानसभा के लिए मुख्यमंत्री से घोषणाएं जो है स्वीकृत करवाई, पैसा जारी करवाया और काफी लोकप्रिय अपने क्षेत्र में वो माने जाते थे। लेकिन अब चूंकि उनकी बीवी की भी और उनकी जो है आकस्मिक निधन हुआ, तो उनका जो विधानसभा क्षेत्र था उस समय भी देखने को मिला जो लोगों में जो मायूसियत थी वो साफ देखने को मिली और जो लोकप्रियता है उनकी वो भी कई बार उन्होंने जो है बिल्कुल चंद्रमोहन, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सुरेंद्र सिंह जीना के जो लोकप्रियता रही है क्षेत्र में, उनका जो प्रभाव रहा है, उसके मद्देनजर ये फैसला किया जा सकता है। लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि तकरीबन 6 नाम पैनल में भेजे गए थे, जिनमें सबसे पहला नाम जो है महेश जीना का माना जा रहा है, तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी सहानुभूति लहर पर सवार होकर उपचुनाव को जीतना चाहती है और इसीलिए महेश जीना पर दांव खेला जा सकता है? बिल्कुल। अच्छे देखिए, अगर हम सहानुभूति की लहर पर बीजेपी सवार होना चाहती है नहीं होना चाहती है इस पर बात करें तो एक चुनाव पहले भी उपचुनाव हुआ था, थराली उपचुनाव हुआ था। उसके बाद पिथौरागढ़ जो सीट है जिस पर स्वर्गीय प्रकाश पंत के निधन के बाद उनकी पत्नी चंद्रा पंत को चुनाव लड़ाया गया और वो जीती भी। तो ऐसी स्थिति अगर कोई होती है, कोई सिटिंग एमएलए का आकस्मिक निधन होता है और फिर उसके बाद उपचुनाव करवाना होता है, तो हमेशा इसी तरह का जो है देखने को मिला है कि जो विधायक है जिसकी मृत्यु हुई है उसके परिवार से ही या तो उसकी पत्नी या उसके भाई या उसका बेटा विधायक की सक्षमता रखता है तो उसको चुनाव लड़ाया जाता है। तो बिल्कुल इस बार भी यही सामने आ रहा है कि बीजेपी जो सिंपैथी बेस्ड वोट है उसको कहीं ना कहीं गवाएगी नहीं और बाकी के जो 5 नाम है उसमें इस तरह का कोई नेता नहीं है जिसको विधायकी का चुनाव लड़ाया जाए और वो पार्टी के लिए वोट बटोर सके, निकाल सके। इस तरह का कोई नेता उसमें है नहीं। महज एक औपचारिकता है बीजेपी जब भी करती है इस तरह का या तो कैंडिडेट डिक्लेयर करना होता है या कोई और इस तरह का उनका कार्यक्रम होता है जिसमें 4 लोगों में से किसी एक को जिम्मेदारी दी जानी होती है। तो ये तमाम जो औपचारिकताएं हैं वो होती हैं, लेकिन नाम बिल्कुल तय है महेश जीना जो चले। बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं कि पार्टी हाईकमान की तरफ से मुहर लगभग लगनी तय है और महेश जीना का नाम इस पे सबसे ऊपर बताया जा रहा है। चंद्रमोहन, आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे। भले ही महेश जीना का नाम सूची में सबसे ऊपर चल रहा हो, लेकिन सल्ट विधानसभा का इतिहास जानना भी बेहद जरूरी है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए सल्ट विधानसभा का इतिहास भी बताते हैं। साल 2002 कांग्रेस के रंजीत सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। सल्ट विधानसभा का राजनीतिक इतिहास आपको बता रहे हैं। 2007 में कांग्रेस के रंजीत सिंह को एक बार फिर इस सीट पर जीत हासिल हुई थी, जबकि 2012 में बीजेपी के सुरेंद्र सिंह जीना ने यहां पर कमल खिलाने का काम किया था। साथ ही 2017 में बीजेपी ने फिर सीट पर कब्जा किया। सुरेंद्र सिंह जीना दूसरी बार इस सीट से चुने गए, यानी कि इससे पहले 2 बार कांग्रेस इस सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है, जबकि उसके बाद लगातार 2 जीतें सुरेंद्र सिंह जीना के खाते में रही है जो कमल खिलाने में कामयाब रहे थे। अब इस सीट पर उपचुनाव होने, उपचुनावों को लेकर बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और तमाम नामों का जिक्र भी लगातार जिस तरीके से किया जा रहा है उसमें दिवंगत सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना का नाम सबसे अव्वल माना जा रहा है। चंद्रमोहन, हमारे संवाददाता लगातार ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, हम सल्ट विधानसभा के राजनीतिक इतिहास की जो हम बात कर रहे हैं कि इससे पहले पूर्व में 2 बार कांग्रेस के खाते में सीट रही, जबकि इससे पिछली 2 बार बीजेपी के खाते में सीट रही है, तो क्या माना जाए यहाँ के वोटर्स का मिजाज क्या कुछ कहता है? देखिए अगर हम सल्ट विधानसभा या उत्तराखंड के जो लोग हैं उनकी बात करें, वो किस तरह से अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, क्या उनके दिमाग में रहता है, तो हमेशा सत्ता परिवर्तन यहाँ होता है। तो सुरेंद्र सिंह जीना की जो विधानसभा है, सल्ट विधानसभा, शुरुआत में वहाँ कांग्रेस का कब्जा रहा, फिर उसके बाद सुरेंद्र सिंह जीना का वहाँ कब्जा रहा और यही वजह है कि वो लगातार वहाँ से चुनाव जीतते गए, क्योंकि उनका जो काम है वो जनता से जुड़े रहे हैं हमेशा से ही और काफी युवा वो थे और काफी लोकप्रिय भी अपनी विधानसभा में थे। और ऐसे समय में उनका चला जाना निश्चित तौर पर जो उनके सपोर्टर्स थे, जो उनके विधानसभा के लोग थे,
तो निश्चित तौर पर जो अगला जो चुनाव होगा 22 अप्रैल को, जो माफ करिएगा 17 अप्रैल को जो मतदान होना है, उसको पूरी तरह से इस बात का ध्यान रखा जाएगा। और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी यही जो है बात है दिमाग में कि जो फॉलोअर्स हैं सुरेंद्र सिंह जीना के, उनको बीजेपी में कन्वर्ट किया जाए और उनके भाई जो हैं उन्हीं को चुनाव लड़ाया जाए। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है शुरू से ही, जब से उस चुनाव की बात इसमें चल रही है सल्ट विधानसभा में। तो सुरेंद्र सिंह जीना का अगर कोई उत्तराधिकारी बन सकता है उनकी विधानसभा में, तो वो केवल उनके परिवार में से ही कोई हो सकता है। बाहर का व्यक्ति उस तरह से प्रभाव नहीं डाल पाएगा जिस तरह से सुरेंद्र सिंह जीना के परिवार का कोई व्यक्ति इस चुनाव में डाल सकता है। लेकिन फिर भी एक औपचारिकता है, बीजेपी को नाम डिक्लेयर करना है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या आज संभव है नाम, या फिर कल तो जो है नाम डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि 23 तारीख को नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद 30 तारीख तक नामांकन जो है वो किए जा सकेंगे। उसके बाद 3 तारीख तक नाम वापसी है और फिर जो है चुनाव मतदान है 17 अप्रैल को। तो सल्ट विधानसभा का जो मिजाज है वो इसी तरह का रहा है। वो एक बार अगर जो है किसी को मौका दिया है, 2 बार से लगातार सुरेंद्र सिंह जीना वहां से विधायक रहे हैं। और ऐसी स्थिति बहुत कम विधानसभा सीटों पर देखने को मिलती है। कुछ एक ऐसे ही नेता है जो हमेशा एक ही सीट से चुनाव लड़ते हैं और वो सीट जो है बरकरार रहती है। आमतौर पर उत्तराखंड की जो विधानसभा सीटें हैं या पूरा उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो सत्ता परिवर्तन हमेशा देखने को मिलता है, चाहे वो चले बिल्कुल। लेकिन अब देखना है कि बीजेपी की तरफ से किस पर दाव खेला जाता है। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही, जो जानकारी आपने चंद्रमोहन दर्शकों तक पहुंचाई है कि सुरेंद्र सिंह जीना के भाई पर बीजेपी दांव खेल सकती है। हालांकि कहा जा रहा है कि करीब करीब उनका नाम तय माना जा रहा है, लेकिन औपचारिक तौर पर घोषणा होना बाकी है। चंद्रमोहन, आप बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे। उधर अगली बड़ी खबर आपको बता रहे, कल से संगठनात्मक दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक रहेंगे, जो सबसे पहले कुमाऊं के 3 जिलों का दौरा करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मदन कौशिक नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो अब आक्रामक मूड में आते दिखाई दे रहे हैं। 22 से 24 मार्च तक चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे मदन कौशिक। 30 अप्रैल तक प्रदेश के सभी जिलों में दौरा पूरा करेंगे मदन कौशिक। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल संगठन को और मजबूत बनाने को लेकर अब मदन कौशिक की तरफ से जिलों का दौरा किए जाने की तैयारी है। कल से संगठनात्मक दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक निकलने जा रहे हैं। सबसे पहले कुमाऊं के 3 जिलों का दौरा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक करेंगे। 22 से 24 मार्च तक चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के दौरे पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। ये बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता रहे हैं। संगठन को और मजबूती देने के लिए, संगठन को धार देने के मकसद से अब जिलों का दौरा करने की तैयारी है। संगठनात्मक तौर पर बीजेपी को और कैसे मजबूत किया जाए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। कल से संगठनात्मक दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक रहेंगे। चंद्रमोहन हमारे साथ लगातार ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के दौरे की बात तो सामने आ गई, संगठन को मजबूती और देने को लेकर क्या कुछ रणनीति है, इस बारे में भी खुलासा हुआ है? देखिए, अच्छा, जब औपचारिक रूप से नए प्रदेश अध्यक्ष ने अपना कार्यभार पार्टी कार्यालय में संभाला तो मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताई थी। उसका साफ तौर पर कहना था कि जो बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता तैनात हैं उनको सक्रिय करना, उनको चुनाव के लिए 2022 के लिए तैयार करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि जिन सक्षम कार्यकर्ताओं को अभी संगठन में जिम्मेदारी नहीं दी गई है तो उनको भी जिम्मेदारी दी जाएगी। और वो कल से जो अपना संगठनात्मक दौरा है, पहला संगठनात्मक दौरा, कल उनकी अध्यक्षता में पहली कोर कमेटी की बैठक हुई और कल से ही, आगामी कल से ही उनका पहला संगठनात्मक दौरा शुरू होगा। वो सबसे पहले 3 जिलों का दौरा करेंगे और वो तीनों जिले कुमाऊं मंडल से हैं। सबसे पहले चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़, ये तीनों जिलों में वो अपना दौरा करेंगे। और ये तीनों जिले ही कुमाऊं मंडल से आते हैं। और इस दौरान, अपने दौरे के दौरान, वो कुमाऊं मंडल के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें किस तरह से पार्टी का कामकाज वो देख रहे हैं, किस तरह से संगठन कुमाऊं के इन 3 जिलों में आगे बढ़ रहा है, बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता तैनात है उनकी क्या स्थिति है, तो ये तमाम चीजें रहेंगी। और कहीं ना कहीं जो इस बार बीजेपी में जो क्षेत्रीय समीकरण नहीं सध पाए हैं तो उनकी क्या
उनका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी कल स्पष्ट हो जाएगा। जब वो कुमाऊं के दौरे पर जाएंगे तो कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का क्या रुख अपने नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर रहता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ये जो क्षेत्रीय समीकरण की कहीं ना कहीं बात हमेशा सामने आती है दोनों पार्टियों में, कल उसका क्या असर पड़ेगा ये भी जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही इस बार सरकार और संगठन के कप्तान जो हैं वो दोनों गढ़वाल मंडल से हैं। और हमेशा ऐसा होता है कि एक इनमें से कोई कुमाऊं मंडल से होता है और एक गढ़वाल मंडल से होता है। तो ये जो क्षेत्रीय समीकरण है इसका हमेशा ध्यान रखा जाता है। लेकिन इस बार चुनाव से, इसको हम चुनावी साल कह सकते हैं, 8 महीने अगर देखा जाए, बाकी आचार संहिता और इन तमाम चीजों को हम निकाल दें तो 8 से 9 महीने बचते हैं संगठन के पास भी और सरकार के पास भी। ऐसे कम समय में भी इस तरह का रिस्क पार्टी हाईकमान ने लिया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या उसका आगे असर पड़ेगा। कुमाऊं मंडल के जो पदाधिकारी हैं, कुमाऊं मंडल का जो संगठन है वो किस तरह से अपने नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को देखता है, किस तरह से उसको लेता है, ये कहीं ना कहीं कल स्पष्ट हो जाएगा। जब बिल्कुल चंद्रमोहन, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि कई युवाओं को तरजीह देने की तैयारी भी की जा रही है कि कई क्षेत्रीय युवाओं को मौका दिया जाएगा और उन्हें पदों पर जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। एक जो कहा जाता है कि अंदरूनी कल है कि जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उनकी सुनवाई नहीं हो पाती संगठन के ऊपर तक बैठे पदों पर लोगों तक, तो क्या ये तालमेल बिठा पाएंगे? देखिए अक्षय, मदन कौशिक जो है वो इसी चीज के लिए जाने जाते हैं। जब भी उनको पार्टी ने कोई जिम्मेदारी दी है उन्होंने अपेक्षा से ज्यादा काम करके दिखाया है। और यही एक कारण है कि पार्टी ने जो क्षेत्रीय समीकरण है उनकी परवाह किए बगैर उनको जिम्मेदारी, कमान जो है संगठन की सौंपी है। तो सक्षम मदन कौशिक बिल्कुल है और उन्होंने कई बार अपने को प्रूव करके दिखाया है। और निश्चित तौर पर उनके सामने चुनौती बड़ी होगी क्योंकि उपचुनाव भी है, कल उपचुनाव है, फिर आगे उसके बाद पौड़ी लोकसभा सीट पे उपचुनाव होगा क्योंकि वहां से जो सांसद थे वो अब मुख्यमंत्री बन गए हैं। मुख्यमंत्री भी एक सीट कोई खाली करेगा तो इनको भी चुनाव लड़ना है, विधानसभा चुनाव लड़ना है। तो 2022 से पहले भी ये जो 2 चुनौतियां हैं, कल उपचुनाव की और लोकसभा का जो पौड़ी गढ़वाल का जो क्षेत्र है उसमें जो उपचुनाव, यानी कि ये जो उपचुनाव होने इसको परीक्षा के तौर पर देखा जा सकता है कि मदन कौशिक के लिए ये पहली परीक्षा होगी, लेकिन इस परीक्षा में वो किस तरह का रिजल्ट दे पाते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि ये बात सही है कि उनके सामने चुनौती बड़ी है। बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। वहीं रविवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रामनगर में विश्व वानिकी दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की। आमडंडा में हुए इस कार्यक्रम में वन मंत्री हरक सिंह रावत के साथ साथ विधायक दीवान सिंह बेस्ट और चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी भी मौजूद थे। कॉर्बेट की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वॉलंटरी विलेज प्रोटेक्शन फोर्स के सदस्यों को किट बांटने के साथ साथ इको डेवलपमेंट कमेटी को भी सहायता के चेक दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फांटों में पर्यटन गतिविधियां शुरू करने की घोषणा भी की। उत्तराखंड राज्य में वनों का संरक्षण उनका सरकार के शासन में से लेकर प्रशासन से लेकर के और गांव के प्रधान से लेकर सबके जिम्मेदारी बनती है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और जो कि 2012 से मनाया जा रहा है, वनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित बारे में जो किया, तो यहां भी लगातार हर वर्ष उस कार्यक्रम को आप मना रहे हैं। जो मानव और जन वनों के बीच में जो दूरी हो गई थी, वो जो कट गया था, वन से अलग हो गए थे, बिछड़ गए थे, बहुत दिक्कतें और कठिनाइयां उनके बीच में बनी थी। उसको दूर करने का काम हमारे जो सरलीकरण किया इसमें अपने वन विभाग ने, अपनी सरकार ने लोगों को वनों से जोड़ना, उसका संरक्षण करना, यह अपना दायित्व होना चाहिए और जिससे आजीविका रोजगार भी मिले, उस काम को जिस तरह अभी माननीय मंत्री जी ने कहा, उस और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज विश्व वानिकी दिवस के मौके पर नैनीताल के रामनगर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद गर्जा देवी मंदिर में दर्शन किए, पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस मौके पर वन मंत्री हरक सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद थे। कार्तिक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वानिकी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं कार्तिक मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, और क्या कुछ उन्होंने कहा कि वनों को संरक्षित करने को लेकर, वनों से लोगों को जोड़ने को लेकर सरकार की तरफ से क्या रणनीति है, इस पर भी उन्होंने जिक्र किया क्या? जी, मैं आपको बता दूं कि आज पहली बार रामनगर का दौरा, जो कुमाऊं का दौरा हुआ है तीरथ सिंह रावत जी द्वारा, उसमें उनके साथ वन मंत्री हरक सिंह रावत और चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी भी मौजूद रहे, क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट भी मौजूद रहे, जिस पर कई महत्वपूर्ण योजनाओं के ऊपर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं बहुत जल्द ही प्रदेश में कुछ नए आयाम आएंगे, सामने आएंगे। प्रदेश में कई कार्य ऐसे होंगे जो पहले कभी नहीं होंगे। कंडी मार्ग के लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में जल्द ही कंडी मार्ग के लिए हम प्रयासरत हैं, जिसमें वन मंत्री ने भी उनका साथ दिया। हरक सिंह रावत ने क्या कुछ विश्वास दिलाने की कोशिश की लोगों को, क्योंकि वन विभाग का जिम्मा है उनके पास? जी, वन मंत्री हरक सिंह रावत का कहना था कि मेरा पहले से ही लगाव रहा है वन विभाग से, और रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है वो उत्कृष्ट कार्य कर रहा है, और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर को भी उन्होंने उनकी भी बहुत सराहना की। वनाग्नि की घटनाओं को लेकर भी सवाल अक्सर कार्तिक उठते रहे हैं। वनाग्नि की घटनाओं को रोकने को लेकर भी कुछ प्लान साझा किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से या वन मंत्री की तरफ से? जी, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे पर आज दोनों मंत्री, विधायक रामनगर और वन मंत्री के द्वारा रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए आने वाले समय में बेहद विभिन्न योजनाओं के ऊपर बात भी रखी गई, जिसमें कॉर्बेट से संबंधित जो आसपास के गांव हैं जिनको नुकसान पहुंचता है कॉर्बेट के वन्य जीवों से, उनके लिए भी आगामी भविष्य में बहुत अच्छी योजनाएं लाने के लिए दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि मैं प्रयासरत रहूंगा। और वन मंत्री लगातार इस बात को कहते आए पूरे प्रोग्राम में कि वन ग्राम जो भी है, जिनको भी वन ग्रामों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मैं हमेशा उनके लिए प्रयासरत रहूंगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कार्तिक इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। उधर देहरादून में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने बयान देते हुए कहा कि कमिश्नरी के बजाय गैरसैंण को जिला बनाना लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता और इसीलिए गैरसैंण कमिश्नरी बनाने के फैसले पर पुनर्विचार किया जा सकता है। अगर जरूरी हुआ तो फैसला वापस भी होगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है और अब बीजेपी के नेता है पूर्व मुख्यमंत्री के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। खबर बेनीनाग से, जहां पर था बीजेपी मंडल के कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल का थल और डीडी हाट में पहुंचने पर ढोल नगारों से भव्य स्वागत किया। जैसे ही कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल का काफिला यहां पहुंचा, इंतजार कर रहे कार्यकर्ताओं और लोगों ने फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया। कैबिनेट मंत्री बाजार में सभी लोगों से मिलते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। उन्होंने पौराणिक बालेश्वर महादेव के मंदिर में जाकर शिवलिंग के दर्शन किए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल की ओर से कहा गया कि 3 महीने के भीतर सभी को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं डीडी हाट में राम गंगा से पानी मार्च के आखिर तक पहुंच जाने की बात उन्होंने कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं को जन जन से गांव-गांव में पहुंचाया जाएगा। ये बेनीनाग की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल के पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की, ढोल नगाड़े बजाकर बिशन सिंह चुफाल का स्वागत किया गया। इस दौरान बिशन सिंह चुफाल की तरफ से भरोसा दिलाने की कोशिश की गई कि 3 महीने के अंदर सभी को पानी उपलब्ध करवाया जाए। अपेक्षा है सरकार की जो उपलब्धियां हैं, केंद्र सरकार के हो, प्रदेश सरकार के हो, उन उपलब्धियों का फायदा आम जनता तक पहुँचे, विकास की योजना जो गांव तक पहुँचे, ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। मसूरी एसडीएम मनीष कुमार की ओर से सीवरेज मैनेजमेंट सेल के अंतर्गत
एसडीएम कार्यालय में संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। इस मौके पर उनकी ओर से गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारियों को सभी व्यावसायिक और घरेलू सीवरेज के निस्तारण को लेकर वर्तमान में संचालित की जा रही कार्य योजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश जारी किए। वहीं सभी बोर्डिंग स्कूलों, होटल्स और रेस्टोरेंट की ओर से सीवरेज को लेकर सही व्यवस्था न किए जाने पर सूची तैयार करने को कहा गया, जिससे इन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनको लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि कई बड़े होटलों की ओर से खुले में सीवरेज को छोड़ा जाता है, जिससे क्षेत्र में गंदगी और बदबू से हाल बेहाल हो गया है। वहीं वातावरण भी खूब प्रदूषित होता है। ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ जल्द कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए। एक तो ठीक है, एक तो सर उससे भी ऐसा जाता है पर सर वो देख लेना सर। और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त एक छोटे ब्रेक का है। खबरें लगातार जारी।